अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतलाइन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2024 और 2025। मेरे साथ यूथ से एक ज़बरदस्त एडवोकेट जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस, MBA की डिग्री इनके पास, BBA की डिग्री है इनके पास और फाइनेंस के एक बैकग्राउंड के साथ इलेक्शन में एक स्पेशल सीट पर आ रहे हैं। स्पेशल इसलिए कि इस सीट पे मैं पहली बार इतना कॉम्पिटेंट बंदा देख रही हूँ। ट्रेजर की सीट से ये आ रहे हैं इलेक्शन के लिए और बैकग्राउंड इनका फाइनेंस का जो ट्रेजर की सीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनका नाम है बैरिस्टर तैमूर मिर्ज़ा और तैमूर मिर्ज़ा साहब एक यूथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ साथ फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ साथ एडवोकेट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इनके अंदर मौजूद हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इलेक्शन में ये किस एजेंडा के साथ आ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रेजर की सीट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो लॉयर का होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉयर्स के इलेक्शन हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि MBA भी है आपके पास, BBA भी है, तो आपकी डिग्री बेनिफिशियल रहेगी इस सीट के लिए? अच्छा, इसमें जो है ये बड़ा अच्छा सा आपका सवाल है, थैंक यू। मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस रिलेटेड है और मेरी जो इब्तिदाई प्रैक्टिस भी जो थी वो टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड थी। मैंने टैक्स की प्रैक्टिस काफ़ी की, अभी भी मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने इंटर कॉमर्स में भी अकाउंट्स मेरे सब्जेक्ट रहे हैं और मेरा MBA और BBA में मेजर फाइनेंस था। तो एक वो आदमी जो बाकायदा अकाउंट्स को ख़ुद अपने हाथों से बनाना जानता हो, वो मेरे ख़्याल से एक बेहतर उसमें कॉम्पिटेंसी है कि वो मालियाती मामलात जो हैं बार एसोसिएशन के उसको सही तरह से परख सके और उसमें अगर कहीं कोई खामियां हैं, कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको जो है पूरा कर सके और उसको बेहतर बनाने में ये जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं ये काम आएंगी। तैमूर साहब, बात ऐसी है कि लॉयर होना तो मस्ट है क्योंकि लॉयर्स के इलेक्शंस हैं, प्लस अगर आप एक फाइनेंस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप ऑडिट को, अकाउंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जब बात इलेक्शंस की आती है तो हम हर साल इलेक्शन में देखते हैं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे एजेंडा लेकर लोग आ रहे होते हैं, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता। क्या आप एग्जीक्यूशंस भी लेकर आ रहे हैं कि आपने क्या क्या, आपका कोई मंशूर है, क्या आपकी प्लानिंग है? थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये तो इलेक्शंस जो तो उसमें आपने सही कहा कि वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए जाते हैं और बाद में इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो है उसमें से कुछ व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट तो पता चलता है कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ एक साल के उससे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने जब अपना मंशूर बनाया तो मैंने मंशूर इस बेसिस से बनाया कि एक साल के अंदर जो है हम कौन से प्रोग्राम को वाकई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इलेक्शन लड़ने से पहले ही मैंने और मेरे जो ग्रुप के साथी हैं उन सब ने जो है बैठ के सर जोड़ के जो है एक पूरा प्लान बनाया कि हम क्या क्या चीज़ों पे काम करेंगे और हम बड़ा एक रियलिस्टिक प्लान लेके आए। तो अगर उस पर आप मुझसे बताने का मौका दें तो एक तो हमारा ये है कि हम जो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो है मालियाती मामलात में वो लाएंगे। उसका मकसद ये है, मतलब ये है कि हम जो भी इखराजात या जो भी हम इन्वेस्टमेंट या जो भी हम यूटिलाइजेशन करेंगे बार के फंड्स को, वो हम सारे जो एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनके सामने उसको रखेंगे, उनको कंप्लीट उसकी नॉलेज देंगे, वो सारा हम उसको जस्टिफाई करेंगे एज एंड व्हेन वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इसके अलावा जो है हम अपने मंशूर में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का या शटल बस सर्विस या इस टाइप की चीज़ें या एसोसिएशन के फंड्स जो अवेलेबल हैं उनको किस तरह से हम यूटिलाइज करें, वो सारी चीज़ों पे किस तरह से इन्वेस्ट करें, तो उस पर हम ने काम किया हुआ है कि हम किस तरह से बैंक्स के साथ बेटर रेट्स पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को निगोशिएट करें और हम किस तरह से जो है एक्सपेंस साइड को रिड्यूस कर सकें, जो अखराजात हैं एसोसिएशन के उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकें। सर, लकीली आपकी जो सीट है उसमें बहुत सारे काम 1 ईयर में हो सकते हैं क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर, एनुअल ईयर जिस तरह से डिवाइडेड है, बेशक आपको फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं मिलेगा लेकिन एनुअल ईयर तक एक फाइनेंशियल ईयर बीच में जून में आपके पास आएगा। वहाँ अगर आप कोई बेहतरीन मॉडल दे दें फाइनेंस का तो उस फाइनेंस मॉडल को आगे की कमेटी भी फॉलो कर सकती है और उससे फ़वाइद हासिल कर सकती है। सर, आपने यहाँ पर बात की ट्रांसपेरेंसी की, तो क्या अभी कोई ऐसी बजट, एनुअल बजट या फिर एनुअल ऑडिट पब्लिक किया जाता है? क्या मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है? अभी किस तरह से काम हो रहा है? अभी जो है जो मालियाती मामलात हैं बार एसोसिएशन के, वो उसमें मेंबर्स को नॉलेज नहीं होती उसकी।
वो कमेटी मेंबरान जो हैं वो और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह जो भी हमारे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से उनको जो है कमेटी रूम में डिसाइड करते हैं, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। होता ये है कि जो एसोसिएशन के मेमोरेंडम आर्टिकल्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कि एनुअल ऑडिट हो और ऑडिट अकाउंट जो है जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स के सामने पेश किया जाए। तो वो एक ट्रेंड बहुत सालों पहले से है कि जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन अकाउंट्स की अप्रूवल का भी एक एजेंडा रखा जाता है, ऑडिट अकाउंट्स की। तो वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं और मेंबरान हैं वो इलेक्शन में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो एक फ्रूटफुल डिबेट और डिस्कशन ऑडिट अकाउंट्स के ऊपर नहीं हो पाती। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि हम इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक जनरल बॉडी का एजेंडा रख के सिर्फ जो अकाउंट्स का होगा एक प्रॉपर दिन मुख्तस करके जो उस दिन हम उस पर डिबेट करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये एक मेजर स्टेप होगा टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी कि क्या हमने बजट बनाया था, क्या उस पर हमने अखराजात किए, क्या उस पर जो है हमने बेहतरी लाए मालियाती मामलात में, और उस पर अगर कोई हमसे जो है शॉर्टकमिंग रही हो हमारे मामलात में, उस पर हम डिबेट करेंगे, उस पर हम दोस्तों की से सलाह मशवरा करेंगे ताकि आइंदा जो आपका क्वेश्चन था कि आइंदा किस तरह से बेहतर बनाया जाता है, तो वो हम जो है वो फीडबैक लेके फिर हम आगे आने वाली जो कमेटी होगी उसको हम पास ऑन करेंगे। ठीक है सर, देखिए बार का जो कोर एजेंडा है, वैसे तो हम बहुत सारी बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जो कोर एजेंडा है वो है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। क्योंकि बार बना ही मेंबर्स के लिए, मेंबर्स ही बार का हुस्न है। तो वेलफेयर ऑफ मेंबर की जब भी हम बात करेंगे तो फाइनेंस एक एक की रोल प्ले करता है। तो वो फाइनेंस ऑफिसर के ऊपर इतनी बात नहीं होती, ट्रेजरर उस तरह के बैकग्राउंड से नहीं होते, क्योंकि बहरहाल लॉयर्स का एक इलेक्शन है तो शर्त होती है लॉयर होना चाहिए। तो वेलफेयर ऑफ मेंबर्स में किस तरह से ये रोल प्ले करेगा, एक अच्छा फाइनेंस रिपोर्ट, एक अच्छा फाइनेंशियल ऑफिसर होना, साथ साथ बजटिंग ठीक से होना, एनुअल बजट ठीक से होना, ऑडिट रिपोर्ट ठीक से होना, ये कैसे एक मेंबर को फ़ायदा देगा? देखें, ये तो बेसिक एक हल कोई समझता है कि आप अगर कोई फर्म भी चलाते हैं, कोई बिजनेस भी चलाते हैं या अपना घर भी चलाते हैं, तो सबसे पहले आप उसका बजट बनाते हैं। आप अपनी जो रेवेन्यू है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं उसमें, और अपने एक्सपेंसेस को करते हैं कि मेरे क्या एक्सपेंसेस हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को या अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बेहतर बनाते हैं। तो वही सारा प्रिंसिपल जो है बार एसोसिएशन के मालियाती मामलात पे भी लगता है कि सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, उनको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स हर साल देते हैं टू बिकम एंड टू रिमेन मेंबर्स, उससे फंड्स जनरेट होते हैं। उसके अलावा जो पुराने फंड्स हैं उनको किस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आता है, तो इनको हम किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जहाँ तक ये है कि हम तो ये चाहेंगे कि सब्सक्रिप्शन जो है उसको हम टच ना करें, या उसको हम कोशिश करें कि उसको हम रिड्यूस कर सकें, ताकि मेंबर्स के ऊपर जो बर्डन है एनुअल सब्सक्रिप्शन का या लाइफ मेंबरशिप लेने का वो कम से कम हो। और हम ये चाहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है वो बेटर रेट्स पे इन्वेस्टमेंट्स हों। उस पर हमारा प्लान ये है कि हम मेजर बैंक्स के पास जाएंगे, मेजर मालियाती इदारों के पास जाएंगे और उनके साथ हम निगोशिएट करेंगे। अच्छा, वो हम वी आर वेरी क्या कहते हैं, लाइकलीहुड ज़्यादा है और हम बहुत होपफुल हैं कि हम बड़े अच्छे रेट्स पे री इन्वेस्टमेंट्स या नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे जो ज़्यादा हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न दें। क्योंकि बहुत सारे सीनियर लॉयर्स हैं और मेरे पास ये बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हमारी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जिसको हम टैप इन कर सकते हैं और उनसे हम कह सकते हैं कि हमें एक बेहतर रेट दें, जो एक वॉक इन कस्टमर होता है उससे ज़्यादा बेहतर रेट दे सकें, ताकि हम अपना रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज कर सकें और हम फिर एक्सपेंस साइड को भी रिड्यूस करेंगे, और ताकि हमारे पास फंड्स मैक्सिमम सरप्लस में आए जिसको हम इन्वेस्ट कर सकें इन द वेलफेयर ऑफ द बार मेंबर्स।
सर मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ भी काम आएंगी, साथ ही साथ रिवाइज अगर किया जाए, क्योंकि न जाने कब इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उस वक्त के रेट्स हैं, तो उन सारी पॉलिसीज़ को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे एग्रीमेंट्स को रिवाइज करने की भी ज़रूरत है। और उसके लिए ज़रूरी है कि सारी रिपोर्ट्स पब्लिक हों, क्योंकि आपकी तरह हमारे बहुत सारे लॉयर भाई या बहनें होंगी जिनके पास फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ होंगी, वो आके आप अगर एक कमेटी बना दें उन लॉयर्स की, बेशक वो आपकी जो है वो सब कमेटी हो जाए, लेकिन वो अपने मशवरे दे आपको, आपकी एक्सपर्टीज़ उनको लीड करे, और बाकी सब कमेटी अगर आपको मशवरा दे तो बहुत अच्छे फाइनेंस हमारे मेंबर्स के पास अवेलेबल होंगे, और अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा है वो हम सबको होगा। सर फिर बात आती है कुछ प्रोजेक्ट्स की, जिसमें आपने भी जिक्र किया, शटल सर्विस हो गई, हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो फैसिलिटीज़ तो उस लेवल पे नहीं है जो सारे मेंबर्स को एंटरटेन कर पाएँ, सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल हों। तो फाइनेंस में ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आप किसी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करने का प्रोग्राम है आप लोगों का, कि फाइनेंस को मैनेज करने के बाद कुछ ये हमारे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं और इन पे हम इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एसोसिएशन लेवल पे और लॉयर्स के लेवल पे टैक्स मैनेजमेंट। जी, ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ड्राई या बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुनियाद होगी बाकी टेंजिबल प्रोजेक्ट्स जो हैं लाइक शटल सर्विस या हाउसिंग सोसाइटी, या वो उसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं कि टैक्स मैनेजमेंट का हमारा मेन प्रोजेक्ट क्या है। वो मेन प्रोजेक्ट हमारा ये है कि अभी जो है एसोसिएशन के ऊपर जो टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन या रिबेट नहीं है। जबकि अगर आप देखें, पाकिस्तान में बहुत सारी एसोसिएशन ऐसी काम करें, जैसे ईदी फाउंडेशन है, जैसे द द सिटीजन फाउंडेशन है, और बहुत सारी नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस हैं जिनको एफबीआर ने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई है ऑन देयर इनकम, या वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर उनको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स की दी गई हैं, या रिड्यूस टैक्सेशन उनके ऊपर है। ये जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसको इस तरह की कोई फैसिलिटी एफबीआर से मौजूद नहीं है। तो हम एफबीआर को लॉबी करके, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेंबरान जो है सीनियर हैं जो एफबीआर को ये इस चीज़ पे कन्विंस कर सकें, और गवर्नमेंट लेवल पे भी, फेडरल गवर्नमेंट लेवल, आई एम 100% श्योर कि हमारे पास ऐसे मायानाज वकला हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हमें एग्जाम्पशंस वगैरह दे के टैक्स मैनेजमेंट हमारी बेहतर कर सके। अब ये तो होगी एसोसिएशन लेवल पे। हमारा फिर दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि मैंने जिस तरह से कैलकुलेशन की है, आज जो वकील है वो बहुत कम प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें से वकालत का प्रोफेशन है जो मैक्सिममली अमाउंट ऑफ टैक्सेशन दे रहा है जी। तो वो कोई चीज़ खरीदता है या कोई चीज़ अपनी सर्विसेज रेंडर करता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन जो है वो वकीलों पे लागू हो रही है। तो इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है, और वाइट पेपर हमने और हमारे ग्रुप ने बनाया है, जिसमें हमारा प्रपोजल ये है कि हम वकीलों के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन कम करें। तो उससे जो है वो वकील जो है वो एक अपनी वेलफेयर में इमीडिएट जंप देखेंगे, और खुद ही की उनकी पार्टिसिपेशन रहेगी, क्योंकि जब उनकी अवेलेबल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने टैक्स कम दिया जी। मैं आपको बड़ा एक छोटी सी चीज बताऊं जो 10 साल से हमारी एसोसिएशन ने उस पर काम नहीं किया, वो ये है कि 10 साल पहले जो है 2014 में रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाया गया था जो इलेक्ट्रिक बिल्स पे उनसे लिया जाता है जी। आपको सुन के हैरानी होगी कि 10 साल से वकील जो है अपने चेंबर के बिलों पे वो टैक्स दे रहा है जो रिटेलर पे लगता है। अच्छा, 2022 में लाहौर हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया रावलपिंडी बार एसोसिएशन के कहने पे, जो जिसमें ये टैक्स जो है वकीलों के ऊपर से हटाया गया, और उस पे जो है लेस्को वालों ने, आईएसको वालों ने और जो है एफबीआर वालों ने कंसेंट दी कि ये टैक्स जो है वकीलों के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स के ऊपर, ऑब्वियसली लॉयर्स जो है वो रिटेलर्स नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो उन्होंने जो है डायरेक्शन दिया हाईकोर्ट ने कि हाईकोर्ट बार जो है अपने लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो है जमा कराए विद एफबीआर एंड द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और उनके बिलों पे, और मीटर नंबर दिए, और उनके बिलों पे ये टैक्स लागू नहीं होगा। अगर मैं अपने ऊपर रखूं तो मैंने पिछले 10 साल में अपने कमर्शियल मीटर्स पे एटलीस्ट 15 से 17 लाख रुपए टैक्स दिया है। अब ये एक बड़ा
अगर ये नहीं कटा होता 10 साल मेरे ऊपर, तो ये मेरे मालियाती मामलात में काफ़ी मुझे हेल्प करते मेरी वेलफेयर के लिए। सर एग्जाम्पशंस के बारे में क्योंकि शायद इतनी अवेयरनेस है ही नहीं, इतनी नॉलेज ही नहीं है कि हमें रिटर्न कैसे फाइल करना है, या बेशक लॉयर्स हैं लेकिन एफबीआर के मामलात या टैक्सेशन में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे जो बार के मेंबर्स हैं। आपने एक आंसर का फर्स्ट पार्ट देते हुए एक जिक्र किया कि इस इदारे को भी, यानी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी एग्जाम्पशंस दी जाएं, बहुत सारे टैक्स रिटर्न हो, तो उसके लिए सर क्या हम रजिस्टर्ड हैं एनपीओ के अंडर? अच्छा, ये जो है अभी जो करंट कमेटी बैठी है उसको मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने एसोसिएशन को उसकी टैक्स रजिस्ट्रेशन कराई, जिससे इमीडिएटली वो, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड थी तो उसमें नॉन फाइलर थी, तो फाइलर बन के उसके ऊपर रिडक्शन ऑफ टैक्स आया। यही चीज जो है हम इसको फर्दर लेके जाएंगे। आपने तो अब उसको नॉर्मल टैक्सेशन में ले आए, अब हम उसको एग्जेम्पशन और रिबेट्स में लेके जाएंगे। जी सर, एज अ फाइनेंस ऑफिसर क्या आप ये बताएंगे कि हम एनपीओ में फॉल कर सकते हैं? आई गेस कर सकते हैं क्योंकि हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है जी, क्योंकि मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी नॉलेज के मुताबिक जितने भी क्लाइंट्स फी नहीं पे कर पाते और लॉयर्स उनका केस लड़ रहे होते हैं, तो बार उनको भी क्लाइंट के बिहाफ पे पैसे भी देते हैं। फीस बेशक अमाउंट थोड़ी है लेकिन वेलफेयर के लिए लोगों के लिए काम हो रहा है। मेडिकल सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो बार इस वक्त भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बहरहाल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रोल तो अदा कर रहा है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि क्या हम एनपीओ के एक अम्ब्रेला के नीचे जाने वाले हैं? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर सकूं कि जो हाई कोर्ट बार्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट जो है लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1973 उसके तहत जो है उनको मैंडेट मिलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट के वकला जो है अपनी एक बार एसोसिएशन बना सके। तो ऑन द टॉप ऑफ माई हेड आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या उस हिसाब से जो है हम उसमें लेके जा सके। बट वो सारी जो हमें सहूलियात और बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट और उसके तहत बने हुए मेम्स एंड आर्ट्स में जो हम रजिस्टर कराते हैं उसमें वो अवेलेबल है। ऑल दैट नीड्स टू बी डन इज के हम एफबीआर को लॉबी करके एक प्रॉपर अपने ऊपर से टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स रिबेट जो है उसमें लेके आए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू वही चीज अचीव करती है जो बेटर टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स एग्जेम्पशंस। तो वो हम ऑलरेडी जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल लॉज उसके थ्रू जाए। वी ऑलरेडी हैव द पेरेंट स्टैट्यूट जो हमें प्रोटेक्शन वो देता है। All we have to do is be active in lobbying with the FBR and the SRB, Sindh Revenue Board on Service Tax, और उस पर हम उनके साथ जाके करें। और ये बड़ी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। इन सब चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपरली वन अम्ब्रेला नीचे हम काम करने लग जाएं तो हम बहुत अच्छे से अपने टैक्स की एग्जेम्पशंस भी ले सकते हैं, रिबेट भी ले सकते हैं और सारी चीज़ें, और एंड ऑब्वियसली एंड में बेनिफिशरी जो होगा वो मेंबर होगा। तो सर आप कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? देखिए, पैगाम तो मेरा ये है कि अगर आप लोग ने मुझे चांस दिया तो मैं अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ आप लोगों को सर्व करूंगा। जितने मेंबरान हैं हाई कोर्ट बार के, हमारे पास बहुत आइडियाज़ हैं मेंबर्स की वेलफेयर के लिए, और जिस तरह से मैंने अभी इंटरव्यू में बताया भी कि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम फंड्स जो हैं वो यूटिलाइज हों वेलफेयर के लिए, लेकिन उसके लिए हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका चांस मिलना चाहिए। इसमें जो भी है शटल सर्विस है या जो भी चीज़ें, इन सब के लिए हम अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके और फाइनेंशियल प्लानिंग यूज़ करके इस तरह से एसेट्स एक्वायर करेंगे या शटल सर्विस जो है उसके लिए बस खरीदेंगे या सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे या जो भी चीज़ है, ताकि कम से कम बर्डन जो है कैश फ्लोस पे आए ऑफ द एसोसिएशन, ताकि जो भी मामलात हैं उनको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें।
थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे बैरिस्टर तैमूर मिर्ज़ा साहब। आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 और 25, उसमें ट्रेजरार की सीट से आ रहे हैं और एक यंग लॉयर हैं। लॉयर होने के साथ साथ फाइनेंस में उन्होंने BBA किया है, MBA किया है, जो कि एक मेजर रोल प्ले कर सकता है अगर वो इस सीट पे जीत जाते हैं। तो अपना वोट एंड सपोर्ट सोच समझ के करें, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर इंसान को चूज़ करें जो उस चीज़ का बैकग्राउंड रखता हो। इसी के साथ एडवोकेट कुरैतुल को इजाज़त दीजिए। मैं एक बार फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।